आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी, दैट इज नॉर्मलता। इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था मोलरता के बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर एल से क्या है, ये लीटर है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी, ठीक है। मतलब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे भी अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत मिलती जुलती दिख रही होगी मोलरता में। मोलरता में क्या था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। मतलब यहाँ पे जहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वहाँ पे मोलों की संख्या थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन दोनों की डेफिनेशन में, ठीक है। बाकी सब कुछ एक जैसा है, बस इतना ध्यान रखना कि इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है। और आपको उसमें मोल्स निकालना भी बताया गया था कि मोल्स कैसे निकालते हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए इसको देखेंगे, इसका फॉर्मूला बनाते हैं डेफिनेशन से। तो देखो नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। अब डेफिनेशन हमने पहले ही लिख ली है, तो क्या है डेफिनेशन हमारे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मतलब वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। और किसकी संख्या की बात कर रहे हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मतलब अगर लगा लो वॉल्यूम अगर आपका 1 है, अगर सपोज करो कि वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मतलब क्या हो जाएगी डेफिनेशन यहाँ से, चाहे आप इससे फॉर्मूला बना दो चाहे इससे आप डेफिनेशन बना लो, बात एक ही है। तो क्या क्या डेफिनेशन हो जाएगी, सपोज करो आपको ये बताए कि 1 लीटर विलियन में, ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम इक्विवेलेंट को बोलते हैं ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है इतना। तो इसकी देखो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट। अभी मैं बताऊंगी ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये टर्म्स आपको थोड़ा सा अननोन लग रही होगी ना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, इसकी यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना इतना। तो इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी यूनिट हो गई, तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे लिख करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, अभी समझते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मैं चलो मास ही लिख देती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट, बात एक ही है वैसे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास किसकी बात, किसका इक्विवेलेंट मास, सॉल्यूट का, जिसका हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। चलो ये भी पूरा लिख देते हैं, लेकिन आगे से हम सिर्फ इतना लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब मास किस में डिनोट करते हैं, मास का सिंबल होता है एम, स्मॉल एम, और इक्विवेलेंट मास का होता है कैपिटल ई। तो इसको अगर हमें सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे आगे से, क्लियर है इतना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, अगर न्यूमेरिकल हम पे जनरली न्यूमेरिकल आता है इसका, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड ऐसे निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। इक्विवेलेंट मास पता है ना, तुल्यांक के बाहर बोलते हैं इसको, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, थोड़ा यहाँ पे बताती हूँ ये चीज, ठीक है ना। तो देखिए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट मास किसी का भी, सॉल्यूट की बात करें, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इक्विवेलेंट मास ये होता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर,
डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब देखो, अब यहाँ पे भी तुम बोलोगे मोलर मास तुम जानते हो, अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें आपने मोलर मास निकाला था कि अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप मोलर मास इजीली निकाल सकते हो, तो मोलर मास आप निकाल लोगे। अब ये n फैक्टर क्या चीज है, ठीक है ना, तो अगर ये पता चल जाए आपको तो बाकी चीजें आप इजीली निकाल लोगे अगर कहीं पर नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सिंपल नॉर्मलता की परिभाषा क्या हो गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, अगर हमें सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उसका मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तुल्यांक की भार, ठीक है। फिर तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इतना क्लियर है बच्चों। ये जो क्या ये टॉपिक है नॉर्मेलिटी, ये आपका प्रैक्टिकल में बहुत काम आता है, वहाँ पे मतलब ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप टाइट्रेशन में करोगे तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये सब निकालना पड़ता है। तो अब देखो n फैक्टर कैसे निकालते हैं, अब इसको समझो। इसे मिटा देती हूँ n। तो सबसे पहले n फैक्टर समझो, फिर आप निकाल लोगे आराम से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो n फैक्टर कैसे निकालेंगे, n फैक्टर, ठीक है। मैं इसको 3 पार्ट में वो करती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर एसिड, कि एसिड के लिए आप कैसे निकालोगे। सेकेंड फॉर बेस, ठीक है। थर्ड फॉर सॉल्ट के लिए कैसे निकालोगे, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको हम करेंगे सॉल्व। अब देखो एसिड अम्ल तो पता है ना आपको, ठीक है। तो एसिड जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आपको। जैसे एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक है, H2SO4 ले लेते हैं और HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई एसिड गिवन है तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे, एसिड के लिए होगा कि ये आयोनाइज होने पर कितने H आयन देता है, ठीक है। जैसे HCl का आप आयोनाइजेशन करोगे तो ये क्या देगा, एक H पॉजिटिव देगा, H आयन देगा, और दूसरा क्या देगा, Cl नेगेटिव देगा। सिमिलरली H2SO4 क्या देगा, H आयन देगा और दूसरा सल्फेट आयन देगा। सल्फेट आयन मतलब 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। थर्ड देखिए HNO3 है तो क्या देगा, H आयन देगा और NO3 नेगेटिव देगा। बच्चों ध्यान रखना हमेशा जब भी आप इसका आयनाइजेशन करोगे तो जो ये चार्ज है ना, मतलब ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो न्यूट्रल है आपके पास मॉलिक्यूल, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब देखो जैसे प्लस का 1 है, माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम प्लस का 1 रखते हैं और माइनस का 2 रखते हैं तो ये -1 हो जाता टोटल। इसीलिए क्या है यहाँ पे 2 एटम है तो इससे 2 लगाया, तो यहाँ पे देखो जो चार्ज है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। थर्ड है, इसमें भी देखो ऐसे कर लोगे। तो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एसिड के केस में ये H आयन दिया, यहाँ पे ये 2H आयन, ये इस ढंग से दिया, ठीक है। तो n फैक्टर एसिड के लिए हो जाएगा कि कितने H आयन दिए हैं, मतलब इसको ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H आयन, कितने H आयन उसने डिस्प्लेस किए गए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब एसिड होगा, अगर HCl दिया होगा तो उसके लिए n फैक्टर हो जाएगा, कितने H आयन दिया इसने, 1 H आयन दिया। H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा, कितने H आयन दिए इसने, 2 H आयन दिए। समझ में आ रही बात। HNO3 के लिए 1 दिया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो बेस के लिए कैसे निकालेंगे। बेस के लिए 2-4 बेस के लिखते हैं हम, जैसे लिखते हैं NaOH, NaOH है, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। फिर KOH ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये कितने OH नेगेटिव, क्योंकि बेस है ना तो ये OH नेगेटिव देगा, तो ये देगा Na प्लस OH नेगेटिव। इतना क्लियर है, ठीक है। Na+ और OH नेगेटिव। ये कैसे आयोनाइजेशन होगा इसका, CaOH नेगेटिव। Ca पे कितना चार्ज होता है, +2 का, OH में -1 का, पर यहाँ पे OH के कितने हैं, 2 है, तो ये हो गया 2, ठीक है। थर्ड देखो KOH में K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इतना समझ में आ रहा है। फिर देखो
अब देखो इसके लिए बेस के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव, मतलब उसने कितने OH दिए हैं। तो इसने देखो एक OH दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दो OH नेगेटिव मिला है, KOH से एक मिला है। ठीक है, तो अगर ये दिया होगा कि फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। सेकेंड है सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं। सॉल्ट आपको पता है ना, एसिड और बेस को मिला के क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। NaCl एक सॉल्ट है। ठीक है, तो NaCl को आप कैसे तोड़ते हो, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, ऐसे ही तो तोड़ेंगे। ऐसे ले लो जरा, कैल्शियम फॉस्फेट ले लो, Ca3PO4 का होल ट्वाइस है। अब इसको कैसे तोड़ोगे, देखो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, तुम जानते हो +2 का चार्ज होता है। ठीक है, और फॉस्फेट पे PO4 पे 3 नेगेटिव का चार्ज होता है। अब देखो कैल्शियम के कितने एटम है, 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, और फॉस्फेट के 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो ना बैलेंस हो गया ना बैलेंस, ये 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, इसका मतलब सही है। तो ध्यान रखना कि एसिड के केस में देखोगे कि H कितने रिलीज हुए हैं, बेस के केस में देखोगे कि OH नेगेटिव कितने रिलीज हुए हैं, और सॉल्ट के केस में देखोगे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। मतलब या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है ना, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, है कि नहीं। देखो +1 है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -1 है। ऐसे यहाँ पे देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस का 6 है कि नहीं। टोटल पॉजिटिव चार्ज एक कैल्शियम पे +2 का चार्ज है, 3 कैल्शियम के, तो +6 का चार्ज हो गया टोटल। और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -6 है। ठीक है, तो आप इसमें साइन नहीं देखोगे, साइन नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको नंबर से मतलब है। तो यहाँ पे सॉल्ट में मैं लिख देती हूँ, स्पेशल नोट डाल देती हूँ। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, एसिड और बेस तो मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस की डेफिनेशन तुम्हें पता है। इसमें H होता है, इसमें OH नेगेटिव होता है, तो इसमें तो आप देख लोगे कितने H रिलीज हुए हैं, तो इसे एन फैक्टर निकाल लोगे। बेस के लिए भी तुम देख लोगे। ठीक है, और सॉल्ट के केस में देखना, पहले उसको तोड़ना, फिर देखना टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, कुछ भी देख लेना, दोनों को जोड़ मत देना, या फिर एक ही चीज देखो, या फिर टोटल पॉजिटिव देखना या फिर टोटल नेगेटिव देखना। क्लियर है। ठीक है, सपोज करो अगर आयन दिया है, सपोज करो कोई आयन दे दिया, जैसे तुम्हें बोल दिया भाई ये है Cl नेगेटिव है, आयन है ना, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, जो इसके ऊपर चार्ज है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल आपने, अब देखो एक और चीज बताती हूँ। अब देखो एसिड के केस में ये निकला ना H कितने, तो इसको ये भी बोलते हैं कि बेसिसिटी बोलते हैं इसको, कि हाउ मच H रिलीज, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिसिटी, क्षारकता बोलते हैं। कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ HCl की क्षारकता कितनी होती है, HCl की बेसिसिटी कितनी होती है। तो क्षारकता का मतलब है कि कितने आयन, कितने H पॉजिटिव क्या है रिलीज हुए, कितने H+ रिलीज हुए, कितने आयन नहीं, क्योंकि आयन तो ये भी है, कितने H+ आयन क्या है रिलीज हुए, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, बेसिसिटी मतलब क्षारकता। ठीक है, और बेस के केस में इसको बोलेंगे एसिडिटी, अम्लता, कितने OH नेगेटिव रिलीज हुए हैं, तो इसे बोलते हैं एसिडिटी मतलब अम्लता, अम्लता। कितना बड़ा स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया ना कि HCl की बेसिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई, H2SO4 की बेसिसिटी 2 हो गई, HNO3 की बेसिसिटी 1 हो गई। तो सिंपल मतलब यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, यहाँ पे एन फैक्टर है 1, इसके लिए एन फैक्टर है 2, इसके लिए एन फैक्टर है 1, क्योंकि कितने H रिलीज हुए हम वही देख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए एन कितना है, 1 है, इसके लिए n = 2 है, इसके लिए n = 1 है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए n = क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज देख रही हूँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, और यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, कितना 3 × 2 = 6,
तो निकाल लोगे। तो यहाँ से देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए यहाँ से। एक चीज आपने सीखी तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ठीक है, तुल्यांकी भार निकालना सीखे। दूसरा अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ बेसिसिटी क्या होती है, H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, तो यहाँ से आप वो निकाल लोगे। एसिडिटी क्या होती है तो वो निकाल लोगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्मेलिटी वाला आपका टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से करना, क्योंकि आगे भी बहुत काम आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत कुछ पूछा जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। आप देखो एक रिलेशन डेवलप करते हैं इसमें, ये सब कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यूनिट हमें पता चल गई क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो यहाँ से देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमने लिखा था ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। क्लियर है। अब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मैंने लिख दिया वेट डिवाइडेड बाय वेट इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इसको मैं ई से दिखाती हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है इतना। यहाँ पे लिखते जाती हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू है वेट या फिर मास ले लो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर है। फिर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इतना होता है। तो फिर ई की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर दो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो बड़ा वाला अपॉन ये है ना, इस नीचे 1 ले लो तो 1 यहाँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये W अपॉन ई इंटू ऐसे। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ई की वैल्यू भी पुट कर लो। तो ई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू हो गई मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखो कैसे करोगे, अब ध्यान दो, इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम। कैसे करेंगे, ये W है ना, ये बड़ा वाला अपॉन है, तो इस W के नीचे 1 है, इसका मतलब अब W अपॉन 1 इसको मैं लिख देती हूँ, आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा W अपॉन मोलर मास, ये नीचे ही रहेगा, इंटू वॉल्यूम, और एन फैक्टर ऊपर चला गया मतलब मल्टीप्लाई एन फैक्टर। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन गया किसका, ध्यान से देखो, ये बना है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। ये क्या है, मोलैरिटी है कि नहीं। मोलैरिटी यही तो होती है ना कि एन अपॉन बी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, W बाय मोलर मास, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो यहां से आपका एक रिलेशन आ गया कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर निकालना भी आपको आता है। सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दी गई है, बोला गया है कि चलो H2SO4 की मोलैरिटी इतनी है, तो बताओ उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो सिंपल मोलैरिटी लिख दोगे जो क्वेश्चन में दी गई है, और एन फैक्टर H2SO4 का कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आसानी से निकल जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो ये जो रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ये निकला है, इसी फॉर्मूले से ये रिलेशन निकला हुआ है। अब आपने बुक्स में देखा होगा ना, तो ऐसा लिखा होगा कि एसिड के लिए नॉर्मलता बराबर है मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। तो ये एन फैक्टर वही है जो मैं बता रही थी ना कि एसिड के लिए ये निकला उसको बेसिसिटी भी बोलते हैं, फिर एसिड के लिए निकला जो बेस के लिए निकला उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो एन फैक्टर समझ जाना, अगर एसिड का केस होगा तो एन फैक्टर क्या होगा उसके लिए, बेस होगा तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, तो आप इसको प्लीज अच्छे से करना, ठीक है। बाकी इसमें न्यूमेरिकल कल करेंगे। 19